कई बार घर में गरीबी की मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है और इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। यही हाल आज की कहानी में एक लड़की के साथ होता है। घर में आई परेशानी और घर में आई पिता की मौत के बाद उस लड़की पर अपने घर के भाई बहनों की जिम्मेदारी बढ़ती है और वह घर से बाहर रोजी रोटी की तलाश में निकलती है। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार उसको नोच नोच के उसका जीना हराम कर देते हैं और उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो बेहद ही दिल दहला देने वाली थी। तो क्या है इस कहानी का पूरा सच, आज हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आज आपके कमेंट्स के जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की कहानी। भोपाल के करौंद इलाके में रहने वाली 20 वर्षीय रानी के पिता की मौत 1 साल पहले हो गई थी। पिता के साथ साथ आमदनी का जरिया भी खत्म हो गया तो घर में फांकों की नौबत आ गई। खुद रानी ही नहीं बल्कि उसके 8 भाई बहन भी एक वक्त भूखे सोने को मजबूर हो गए। बड़े भाई ने प्राइवेट नौकरी कर ली पर उसे इतनी पगार नहीं मिलती थी कि वह घर के सभी सदस्यों का पेट भर सके। ऐसे में रानी को लगा कि उसे भी कुछ काम करना चाहिए। सोच विचार करके वह नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकली। रानी खूबसूरत भी थी और जवान भी, लेकिन ना समझ नहीं थी। नौकरी के नाम पर हर किसी ने उससे जो चाहा वह थी उसकी जवानी। जहाँ भी वह काम मांगने जाती लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। कम पढ़ी लिखी रानी को पहली बार समझ आया कि किसी भी अकेली ज़रूरतमंद लड़की के लिए सफ़ेद पोश लोगों से अपनी आबरू सलामत रख पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। काम की तलाश में दर बदर घूमने के बाद जब वह शाम को थकी हारी घर लौटती तो भाई बहनों के लटके भूखे और मुरझाए चेहरे उसकी चाल देखकर ही नाउम्मीद हो उठते थे। वो समझ जाते थे कि आज भी खाली पेट पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। भाई की पगार से मुश्किल से 10-12 दिन का ही राशन आ पाता था। घर के दीगर खर्चे भी खींच तान कर चलते थे। नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों ने तो पिता की मौत के साथ ही नाता तोड़ लिया था। रानी अब उन लोगों की ज़्यादा गलती नहीं मानती थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पैसा ही सब कुछ होता है, जबकि पैसा उतनी आसानी से मिलता नहीं है जितना आसान सोच कर लगता है। यह दुनिया बड़ी हिसाब किताब वाली है। जो पैसे देता है वह बदले में कुछ ना कुछ चाहता भी है। एक असहाय बेसहारा लड़की के पास देने के लिए जो कुछ होता है वह रानी ने अपनी कीमत पर देना शुरू किया तो उस पर पैसा बरसने लगा। भूख से बिलबिलाते जिन भाई बहनों को देखकर रानी का कलेजा मुंह को आ जाता था, उनके पेट उसकी कमाई से भरने लगे तो रानी को सुकून देने वाला एहसास हुआ और घर में अब खाने पीने की कमी नहीं रही। ना तो बड़े भाई ने पूछा और ना ही किसी और ने। फिर भी समझ हर किसी ने लिया कि रानी कैसे और कहाँ से इतना पैसा लाती है कि उसके पास महंगे कपड़े और मेकअप का सामान आने लगा। काम की तलाश के दौरान रानी को कई जगह के तजुर्बे हुए थे। तमाम नए लोगों से उसकी जान पहचान भी हो गई थी। उनमें से एक था कपिल नाम का शख्स, जिसने बहुत अपनेपन से उसे यह समझाने में कामयाबी पा ली थी कि यूं अकेली काम की तलाश में दर दर भटकोगी तो नोच नोच खाएंगे सब। इससे तो बेहतर ये होगा कि लोग जो चाहते हैं उसे बेचना शुरू कर दो और इससे जल्द ही माला माल भी हो जाओगी। कपिल उसे भरोसे का और समझदार आदमी लगा तो उसने मरती क्या ना करती की तर्ज पर देह व्यापार के लिए हामी भर दी। कपिल अपने वादे पर खरा उतरा और देखते ही देखते वह हजारों में खेलने लगी। बीती 29 दिसंबर को कपिल ने उसे बताया कि टीकमगढ़ से उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं और एक दिन रात के एवज में उसे इतनी रकम देंगे जितनी वह महीने भर में कमा पाती है। सौदा 14,000 रुपये में तय हुआ। हालांकि कपिल और उसके दोस्तों की बेसब्री देख रानी ज़्यादा पैसे मांग रही थी,
लेकिन कपिल इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं हुआ, तो वह इतने में ही मान गई और उसके लिए यह सौदा घाटे का तो बिल्कुल भी नहीं था। साल की दूसरी आखिरी शाम यानी 30 दिसंबर को जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियों में लगी थी, तब रानी कपिल के बताए मिस रोड इलाके में शीतल धाम अपार्टमेंट के फ्लैट पर पहुंच गई, जहां कपिल सहित 3 और मर्द बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। रानी तो यही सोच कर खुश थी कि एक झटके में 14,000 रुपये मिल जाएं, तो वह 2-4 दिन घर पर आराम करेगी और भाई बहनों के साथ वक्त भी बिताएगी। रात भर चारों ने जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे उसने उन्हें खुश किया, पर साल की आखिरी सुबह रानी पर भारी पड़ी। सुबह होते होते ही मिसरोद पुलिस ने दबिश देकर देह व्यापार के इल्जाम में उन 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऐसे पुलिस छापों के बारे में रानी ने काफ़ी कुछ सुन रखा था, पर वास्ता पहली बार पड़ा था। थाने में जैसे ही उसे मीडिया वालों से बात करने का मौका मिला, तो उसने अपनी गरीबी और बदहाली की दास्तां बयां कर दी, जिससे किसी ने हमदर्दी नहीं जताई। रानी कोई पहली या आखिरी लड़की नहीं थी जो अपनी मजबूरियों के चलते अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए देह व्यापार की दलदल में उतरी थी। ऐसी लड़कियों की तादाद अकेले भोपाल में 25,000 से ऊपर आंकी जाती है, जो पार्ट टाइम और फुल टाइम यह धंधा करती हैं। पिछले साल अक्टूबर में भोपाल के ही एक मसाज पार्लर में पड़े छापे में 2 और लड़कियों की आपबीती रानी से ज़्यादा जुदा नहीं है। 24 वर्षीय मधु इस मसाज पार्लर में ग्राहकों की मालिश करती थी। सच यह भी है कि ग्राहक खुद पहल करता था तो वह वाजिब दाम पर जिस्म बेचने को भी तैयार हो जाती थी। मधु छापे वाले दिन थाने में खड़ी थर थर काँप रही थी। उसे चिंता अपनी कम अपने अपाहिज पिता की ज़्यादा थी, जिन्हें रोज़ाना शाम को दवा और खाना वही दे दी थी। रानी की तरह ही झोपड़े नुमा मकान में रहने वाली मधु अपनी अपाहिज पिता के इलाज और पेट भरने के लिए इस धंधे में आई थी, जिसे अपने धंधे की बाबत किसी ने ना तो कोई गिला शिकवा किया और ना ही वह उसे गलत मानती थी। इसी छापे में पकड़ी गई 26 वर्षीय सुचित्रा को उसके शौहर ने छोड़ दिया था। मायके वालों ने कुछ दिन तो उसे अपने पास रखा और उसके बाद गुंजाइश खत्म होते देखकर आए दिन ताने दिए जाने लगे। अब सुचित्रा को भी लग रहा था कि उसे किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहिए, लिहाजा वह भी रानी और मधु की तरह जोश जोश से काम की तलाश में निकल पड़ी। 4,000 रुपये महीने की एक उसको नौकरी भी मिली और इसके साथ ही उसको जल्द ही समझ में आ गया कि नौकरी तो कहने भर की है, अगर वक्त पर पैसा चाहिए तो जैसा ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कह रही है वैसा काम करना पड़ेगा। और इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। इस पर घर वालों ने फिर ऐतराज़ जताया कि उसने भी मसाज पार्लर में नौकरी कर ली, जहां उसे 15,000 रुपये देने की बात कही गई थी। 15,000 के एवज में क्या क्या करना है, यह बात सुचित्रा से छिपी नहीं थी, लिहाजा वह मालिश के साथ साथ बाकी सब भी करने लगी, जिससे उसे 10-12,000 रुपये मिलने लगे थे। अब घर वालों की शिकायतें दूर हो चुकी थी, पर जब छापे में वह पकड़ी गई तो उन्होंने उससे कन्नी काट ली। मधु और सुचित्रा को थाने में पुलिस अफसर लताड़ती रही कि ऐसी ही लड़कियों ने औरतों को बदनाम कर रखा है, जो दूसरे काम धंधों की बजाय देह व्यापार करने लगती हैं। उस वक्त तो दोनों चुप रहीं, पर बाद में बताया कि ये लोग हमारा दर्द नहीं समझेंगे। हमने पहले ईमानदारी से ही कोशिश की थी, इज्जत से नौकरी करनी चाहिए थी, लेकिन हर जगह हम पर सेक्स के लिए या तो दबाव बनाया जाता था या फिर लालच दिया जाता था। सुचित्रा बताती है कि कोई लड़की नहीं चाहती कि वह इस पेशे में आए, लेकिन समाज मर्दों का है और एक ऐसी चीज़ चाहते हैं, हर कोई हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। हम उनकी मंशा पूरी ना करें तो नौकरी से निकाल दिया जाता है और कोई हमें बहन बेटियों की तरह इज्जत नहीं देता, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करती। मधु और सुचित्रा को मसाज पार्लर महफूज लगा, जहां देह व्यापार करना मजबूरी या दबाव की बात नहीं थी, बल्कि मर्जी की बात थी। यहाँ मालिश कराने काफ़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी और थोड़ी देर की मौज मस्ती के एवज में 2-4 हज़ार रुपये दे ही जाती थी, जैसे पैसा वाकई हाथ का मैल होता है।
ये तीनों फिर पुराने धंधे में आ गई हैं। पैसा इनकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। दूसरी तरफ ये मर्दों की ज़रूरत है तो इन पर पैसा न्यौछावर करने को तैयार बैठे रहते हैं। देह व्यापार की बुरी नज़र से क्यों देखा जाता है और इसे सिर्फ बुरी नज़र से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, इस पर आए दिन बहस होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन मधु, रानी और सुचित्रा का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। अगर वे इस पेशे में नहीं आती तो मुफ्त में लुटती और इसके बाद भी खाली पेट रहती। रानी अपने भाई बहनों को भूख से तिलमिलाते नहीं देख पा रही थी तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मधु अपने पिता के लिए मसाज पार्लर में काम कर रही थी और सुचित्रा के निकम्मे और नशेड़ी पति को कोई दोषी नहीं ठहरा रहा था, जिसने धक्के देकर बीवी को घर से बाहर दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। ऐसे में तय कर पाना मुश्किल होता है कि ये लड़कियां आखिर क्या करती। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात भी है और कहीं ना कहीं इस पर सोचा भी जाना चाहिए कि आखिर ये लड़कियां करें तो क्या करें। या तो लूटती पिटती रहें क्योंकि समाज में लूटने वाले भी बहुत हैं, या फिर अपने देह व्यापार के लिए और पैसे कमाने के लिए वो ये धंधा अपना लें। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और इस पर गहराई से सोचा भी जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि सोचता कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी हर कोई करना जानता है, सिर्फ और सिर्फ छींटा कसी करना हर कोई जानता है और ताने मारने के लिए दुनिया बेखौफ बैठी हुई है। और दोस्तों, कहानी यहीं तक सोचने वाली है और सच बताऊं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं आज इस कहानी को कहते हुए। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के इस स्टोरी पर मैं आपके कमेंट ज़रूर जानना चाहूँगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। वैसे तो मैं हर बार चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स के जवाब देती रहती हूँ, वीडियो के माध्यम से भी देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। आज मैं अपने परिवार के उन मेंबर्स का नाम लेने जा रही हूँ जो लोग मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट बनाते हैं और जो लोग अपने सहयोग से धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवार को बड़ा बनाने में मेरा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं कि मैं मोटिवेट रहूं और सहयोग कर रहे हैं कि मैं वीडियोस हर दिन आप तक पहुंचाती रहूं। तो मेरे वो परिवार के खास मेंबर्स हैं। सबसे पहले सुषमा साहा जी, उसके बाद राहुल खत्री जी, सनी भंडारी जी, खादिम हुसैन जी, साइना पंचोली जी और इसके साथ ही मोहम्मद एफ जी, आलोक सिंह जी, नम्रता अरोरा जी। ये सब हैं परिवार के बहुत स्पेशल मेंबर्स जो मुझे खास बनाते हैं और जो बहुत खास हैं भी, क्योंकि अगर इनका सहयोग ना हो तो शायद मुझे मोटिवेशन ही ना मिले और मैं आप लोगों तक वीडियो ना लेकर आ पाऊँ। लेकिन ये परिवार के मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्पेशल हैं और इनका तहे दिल से धन्यवाद कि ये मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और हर बार वीडियो को वॉच करते हैं और हर बार वीडियो पर कमेंट अपना ओपिनियन देना नहीं भूलते। तो थैंक यू वेरी मच। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, लेकिन हकीकत ये है कि आप सब हैं तो ये फैमिली है और आप सब हैं तो ये चैनल कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ही सही, और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें और आप लोग हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम एक दिन चैनल को बड़ा ज़रूर बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।